हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का आज एक और नई वीडियो में आपके साथ। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है राउल्ट का नियम। तो दोस्तों राउल्ट का नियम 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है और हर साल एग्जाम में पूछा जा रहा है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है और 3 नंबर 5 नंबर केमिस्ट्री में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए इसको। और आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, एक बार बस अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है, आराम से यहीं याद हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे याद कराऊंगा इसको, ठीक है। आपने लिख के तो पहले से ही रखा है, ठीक है, पर आपको याद कराऊंगा मैं आज इस वीडियो में, ठीक है। तो अब देखिए कैसे याद करेंगे इसको। तो दोस्तों राउल्ट का नियम होता क्या है। राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब इसमें दोस्तों आपेक्षिक अवनमन होता क्या है और मूल प्रभाज क्या होता है, तो तभी तो इन दोनों के बराबर होगा। तो पहले तो हम आपको बताएंगे विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ठीक है, और विलयन क्या होता है, तो पहले विलयन बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बनाते हैं बीकर और इसमें क्या भर लेते हैं, जल। इसमें भर लिया हमने, क्या, जल भर लिया, ठीक है। अब जल को क्या बोलेंगे दोस्तों, जल को, जल बोल जी है शुद्ध जल, ठीक है। तो जल, अब जल को दोस्तों बोलेंगे क्या, विलायक, शुद्ध विलायक, विलायक, ठीक है। ये क्या है, शुद्ध विलायक, ठीक है। अब इसमें हमने कोई पदार्थ मिलाया है, क्या मिलाया है, इसमें कोई पदार्थ मिलाया बच्चों, ठीक है। अब पदार्थ क्या हो सकता है, या यूरिया हो सकता है, या फिर ग्लूकोज हो सकता है, या शर्करा हो सकता है। पदार्थ तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमने पदार्थ को मिलाया और पदार्थों को क्या बोलेंगे दोस्तों, पदार्थ होगा आपका विलेय, क्या होगा, विलेय। पदार्थ क्या होगा आपका, विलेय। कोई चीज़ मिलाते हैं विलयन में, विलायक में, तो वो क्या होता है, विलेय होता है, ठीक है। जैसे ये पदार्थ मिलाया तो ये पदार्थ विलेय होगा, ठीक है। और जल क्या है, शुद्ध विलायक है, ठीक है। और ये जल शुद्ध विलायक है, तो हमने इसको मान रखा है, हम इसको मान लेते हैं P0। इसको क्या मान लेते हैं, P0। तो P0 को हमने क्या माना है दोस्तों, इसको माना हमने P, मतलब यहाँ पे मान लेते हैं शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर को नोट करते हैं पी से, तो इसलिए P0 माना है हमने वाष्प दाब किसका, शुद्ध विलायक का, ठीक है। शुद्ध विलायक का बच्चों P0 माना हमने, क्या, वाष्प दाब। इसी तरह से हम जब इसमें विलेय पदार्थ मिला देंगे किसमें, विलायक में, तो ये बन जाएगा विलयन। ये बन गया क्या दोस्तों, विलयन बन गया, ठीक है। और इस विलयन को क्या बोलेंगे, हम इस विलयन को मान लेते हैं PS। और PS क्या हो जाएगा, ये इसको बोल लेते, जैसे इसको शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक वाष्प दाब बोला था ना इसको, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। इसी तरह से हम दोस्तों इसको PS को क्या मान लेंगे, PS को मान लेंगे विलयन का वाष्प दाब, विलयन का, विलयन का वाष्प दाब। तो वाष्प दाब कैसे बना, विलयन का वाष्प दाब, विलयन कैसे बना, जल में या फिर विलायक में हमने विलेय पदार्थ, विलेय मिलाया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, विलयन, ठीक है। तो इसको हमने PS माना, PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। PS क्योंकि दाब को P से नोट करते हैं, तो ये क्या होगा, PS से हमने नोट किया विलयन का वाष्प दाब और P0 से नोट किया हमने विलायक का वाष्प दाब। तो अब हमको क्या निकालना, आपेक्षिक अवनमन, क्या निकालना, अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। अब कैसे निकालेंगे आपेक्षिक अवनमन, तो जो शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से हम घटा देंगे विलयन का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब घटाने के बाद में हम भाग लगा देंगे किससे, शुद्ध विलायक से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से। तो दोस्तों शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से हमने विलयन का वाष्प दाब घटाया और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब से भाग लगा दिया। तो ये बनता है दोस्तों, ये होता है हमारा क्या, ये पूरा होता है हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब कमी, ये कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब क्या है कि ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है आपका विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के। ये किसके बराबर होता है, विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के। तो बच्चों विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अब विलेय पदार्थ का मूल प्रभाज क्या होता है दोस्तों, तो विलेय पदार्थ का मूल प्रभाज होता है मूलों की संख्या बट्टे कुल मूलों की संख्या। तो मूल क्या है, स्मॉल n, और बट्टे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पे दोस्तों स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है आपके किसकी, विलेय के मूलों की संख्या। स्मॉल n क्या है, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, ठीक है। और कैपिटल N क्या है बच्चों, कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है विलायक के मूलों की संख्या। कैपिटल N क्या है,
विलायक के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या। ठीक है, आपको ये नहीं करना है एग्जाम में, मैं इसको तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी याद इसी से होगा। ठीक है, तो ये विलायक के मूलों की संख्या कौन, कैपिटल एन। ठीक है, तो मूल प्रभाज आपको नहीं पता था, मूल प्रभाज अब मैं बता दे रहा हूँ इसको, मूल प्रभाज को भी यहीं पे। ठीक है, मूल प्रभाज क्या होता है दोस्तों, मूलों की संख्या, मूलों की संख्या क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या बट्टे, विलेय के मूलों की संख्या बट्टे कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो मूल प्रभाज ये होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अब देखिए, अब ये क्या होता है, ये होता है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो दोस्तों ये देख लीजिए, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी बिलियन, बिलियन ये था हमने बनाया था बिलियन, अब बिलियन में क्या माना था, बिलियन को पीएस माना था, बाष्प दाब बिलियन का, और विलायक में जल, शुद्ध जल था तो शुद्ध विलायक का बाष्प दाब क्या माना था, पी नोट। तो देखो पी नोट में से हमने पीएस घटा दिया बट्टे पी नोट, तो ये बन गया बिलियन के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन बराबर किसके, देखो ये मूल प्रभाज के। तो यही तो है नियम, किसी बिलियन के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखो किसी बिलियन का बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना, ये यही तो है बिलियन का बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, मूल प्रभाज है। तो देखो किसी बिलियन के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। देखो ये विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज है और मूल प्रभाज के ये बराबर है, तो यही तो होता है राउल्ट का नियम। देख लीजिए, इतना सिंपल हो गया राउल्ट का नियम। ठीक है बच्चों, अब दोस्तों अभी थोड़ा सा और आगे करना होगा इसको, तो आगे करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आप देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा आगे ऊपर करते हैं इसको, तो आगे करना होगा। तो यदि बिलियन दोस्तों तनु है, यदि लिख देते हैं यहाँ पे, यदि, अब आपको देखो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करना है, स्टार्टिंग यहाँ से लिखना है। ठीक है, अगर आप बनाना चाहो तो इसको बना दोगे तो और मजा आ जाएगा भाई, 5 नंबर में आएगा, तो बना दो, लिखना है तो लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एन भी लिख दीजिए, कैपिटल एन भी लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए भाई, नंबर पूरे लेने हैं तो। ठीक है, पास होना है अच्छे नंबर से, तो केमिस्ट्री में ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यदि बिलियन तन हो, यदि बिलियन तन हो, अब दोस्तों तन विलयन कब होगा, तन विलयन तब होगा जब विलेय पदार्थ, जो कोई भी पदार्थ मिलाते हैं ना, जैसे विलायक में कोई भी पदार्थ मिलाते हैं, जैसे जल में, तो कोई भी पदार्थ मिलाओ थोड़ा सा, अगर वो पदार्थ की मात्रा कम है तो वो कैसा विलयन होगा, तन विलयन होगा। ठीक है, तो जैसे विलयन तन होगा तो कैसे, कब विलयन तन होगा, विलयन तभी तन होगा जब विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो वो विलयन क्या कहलाएगा, तन विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, फिर हम स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर क्या मानेंगे, कैपिटल एन मान लेंगे। ठीक है, जब विलयन तन हो तो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर राउल्ट का नियम चेंज हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, तो फिर चेंज होकर क्या आएगा दोस्तों, वो अब देख सकते हैं फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस बट्टा क्या हो जाएगा, पी जीरो बराबर यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एन बट्टा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल एन है ऊपर। ठीक है, स्मॉल एन बट्टा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों यहाँ पे, अब स्मॉल एन बराबर क्या होता था वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो स्मॉल एन बराबर देखो पी नॉट माइनस के पी एस बट्टा पी जीरो, और नहीं मालूम है तो यहाँ पे देखते चलिए, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल एन बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एम, स्मॉल डब्लू बट्टा स्मॉल एम, और बट्टे यहाँ पे कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू बट्टा कैपिटल एम। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल डब्लू क्या है बच्चों, स्मॉल डब्लू है विलेय का भार, और स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम है विलयन का विलेय का अणु भार। स्मॉल डब्लू क्या था, विलेय का भार, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणु भार। ठीक है, कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार, कैपिटल डब्लू क्या है, विलायक का भार, और कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणु भार। कैपिटल एम क्या बच्चों, विलायक का अणु भार। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, अब इसको देखो, ये यहाँ पे पहुंचेगा, ये तीसरा, पहला चौथा तीसरा दूसरा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, पी नॉट माइनस के पी एस बट्टे पी जीरो बराबर, तो यहाँ पे पहुंचेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, स्मॉल एम बट्टा ये यहाँ पे जाएगा, तो ऊपर क्या है, स्मॉल डब्लू है, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल, ये स्मॉल डब्लू है। ठीक है, और नीचे वाला कैपिटल डब्लू है, ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एम आ जाएगा, और यहाँ ये कैपिटल एम बट्टा कैपिटल डब्लू। ठीक है बच्चों,
अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अब इनके मान और ये मान है क्या क्या है वो अब बताने हैं हमको। बस ये है आपका क्या, राउल्ट का नियम। ये था राउल्ट का नियम, बस इतना करना था और कुछ नहीं था इसमें। आपको मैंने क्या बताया था, देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विलयन, ये क्या था, विलयन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर था। ठीक है, तो आपको ये करना है। फिर इसके बाद में ये बराबर कर दिया मैंने। फिर यदि विलयन तनु है तो फिर क्या किया था, इन दोनों को स्मॉल m प्लस कैपिटल N को मैंने कैपिटल N मान रखा है। ठीक है, स्मॉल n का मान क्या होता है, स्मॉल w बट्टा कैपिटल W, और ये वो सॉरी स्मॉल w बट्टा स्मॉल m, और यहाँ पे कैपिटल W बट्टा कैपिटल M। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो इनके मान लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे P नॉट क्या था, ठीक है, और ये सब चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब मान इनको। P नॉट बराबर क्या है, ठीक है, और PS बराबर क्या है। तो P नॉट क्या था दोस्तों, ये था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है, अब आगे PS क्या था, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं और क्या। अब यहाँ पे स्मॉल W, कैपिटल W, स्मॉल m और कैपिटल M, इनको भी लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी वहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्मॉल W बच्चों क्या था, स्मॉल W था आपका विलेय का भार, विलेय का भार। कैपिटल W का था क्या था दोस्तों, कैपिटल W था विलायक का भार, कैपिटल W था विलायक का भार। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है विलेय का अणु भार, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। तो ये लिखना है और क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों कैपिटल M क्या, विलायक का अणु भार, कैपिटल M का विलायक का अणु भार, ये है विलायक का अणु भार। तो दोस्तों ये ऐसे आपको वहां पे करके आना है। ठीक है, अब क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं। ठीक है, राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो राउल्ट के नियम की सीमाएं और पूछी जाती हैं, तो दोस्तों वो और देख लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं दोस्तों, तो राउल्ट के नियम की पहली सीमाएं लिख देंगे, क्या पहली सीमाएं लिख देंगे कि राउल्ट के नियम की पहली सीमा में क्या लिखोगे, राउल्ट का नियम तन विलयन पर लागू होता है। क्या लिखेंगे, राउल्ट का नियम तन विलयन पर लागू होता है। दूसरा नियम लिखेंगे बच्चों, दूसरी सीमाएं लिखेंगे। तो दूसरी सीमाएं क्या हो जाएंगी बच्चों, वो देख सकते हैं आप लोग। तो दूसरी सीमाएं हम लिखते हैं, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों, जैसे अवाष्पशील पदार्थ वो हमने मिलाए थे नहीं, कौन कौन से, यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा, ये अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या मिलाया था, यहाँ पे तनु विलयन किया था। तो पहला नियम क्या होगा, पहली सीमा क्या होगी, देख सकते हैं आप लोग, पहली सीमा क्या होगी, राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है, पहली सीमा ये होगी। ठीक है, दूसरी सीमा क्या होगी, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तो अवाष्पशील पदार्थ क्या थे, जो हमने ये मिलाए थे, विलय जो मिलाए ना, वो अवाष्पशील पदार्थ हैं। कौन कौन से, यूरिया है, ग्लूकोज है, शर्करा है, ये अवाष्पशील पदार्थ हैं। ठीक है, अगली सीमा देखते हैं दोस्तों, एक और सीमा देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग 2 3 4 याद करके ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। किन पर, वैद्युत अपघट्यों के विलयन पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। किन पर, वैद्युत अपघट्यों। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, वैद्युत अपघट्यों
के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये सीमाएं हमने आपको 3 सीमाएं बता रखी हैं और राउल्ट का नियम था। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।